हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान के स्रोत, जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे संविधान में चीज़ें हैं, ठीक है, वो कुछ प्रोविजंस हैं, वो कहाँ से लिए हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसी लेक्चर में हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है, जो 7वीं अनुसूची में मैंने आपको 3 लिस्ट बताई थी, तो उनके अंदर क्या क्या विषय आते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे सारे लेक्चर्स की जो पीडीएफ है, जो नोट्स हैं, अब हमारे 45 लेक्चर हो चुके हैं आज के लगा के, तो इनकी सारी पीडीएफ आपको मिलेगी रोजगार विद अंकित टेलीग्राम ग्रुप में। तो आपको क्या करना है, आप वहाँ पे जाके सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि आप, मेरा जो फर्स्ट लेक्चर आया था वो 18 जुलाई को आया था, सॉरी 18 जून को आया था 2020 में। तो आप 18 जून 2020 की डेट पे पहुंच जाइएगा और ये 2 महीने के लगभग लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उन वाली डेट के अंदर आपको सारी लेक्चर्स की जो पीडीएफ है मेरी पॉलिटी की, आपको मिल जाएंगी। तो चलिएगा करते हैं अपना लेक्चर शुरू। हाँ, और लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर आप बहुत सारे लोग फिर पूछते हो कमेंट सेक्शन में कि क्या ये लेक्चर किस एग्जाम के लिए है। तो देखिए, मैंने इसका लेवल बहुत अच्छा खासा रखा है। आप इससे पीसीएस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, यूपीएसआई के भी। ये जो इसमें बेसिक पॉलिटी से, बेसिक से लेके हाई लेवल तक पॉलिटी पढ़ाई गई है। तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको किसी के कहने पे भरोसा नहीं करना है, आपको खुद देखना है कि टीचर आपके लायक है कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि कम से कम 4-5 लेक्चर देखिए, और पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ आता है तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उनको सॉल्व करिएगा, और अगर वो सॉल्व होते हैं तो आप उस लेक्चर से आगे बढ़ सकते हो। तो चलिएगा करते हैं शुरू और देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। तो मैं हूं नेहा और आपका करती हूं स्वागत। तो देखिए, जिन लोगों ने पहले लेक्चर देखे हैं तो उनके लिए इस लेक्चर में याद करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और वहाँ पे भी मैंने जो टॉपिक था आपको संविधान का स्रोत बताया था कि हर, जो भी हमने जैसे प्रेसिडेंट पढ़ा, गवर्नर पढ़ा, तो मैंने हर जगह आपको बताया था। और वहाँ पे ये भी कहा था कि इन सब के कॉन्सोलिडेटेड वीडियो, ठीक है, सारे टॉपिक्स को एक जगह रख के मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो ये वही है, बस आपको चीज़ें रिलेट करनी है और एक जगह पे रख के ध्यान में रखनी है, और इसीलिए मैंने आपके लिए कोई ट्रिक बनाई नहीं है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे यहाँ पे क्या लिया है, तो देखिए, एक तो लिया है संघीय तंत्र, जो फेडरल स्कीम है। इसका मतलब आपको क्या है कि देखिए, आपको संघीय तंत्र जैसे ही आपको याद रखना है ना, तो आप उसके साइड में एकात्मक सरकार याद रखिएगा। एकात्मक सरकार संघीय तंत्र का एक अपोजिट होती है, ठीक है, उसका उल्टा होती है। एकात्मक सरकार में क्या होता है, केंद्र के लेवल पे, राज्य, क्षेत्रीय, सभी लेवल पे एक ही पार्टी की, ठीक है, एक ही पार्टी की सरकार होती है, उसे कहा जाएगा एकात्मक सरकार। और संघीय तंत्र में क्या है कि हमारे केंद्र में, ठीक है, अलग पार्टी हो सकती है, और हमारे राज्य में अलग पार्टी हो सकती है, और सारे राज्य मिलके, ठीक है, एक साथ अपनी केंद्र में पावर शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाएगा हमारे यहाँ पे संघीय तंत्र। तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। और एक है हमारे यहाँ पे राज्यपाल का कार्यालय, जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ठीक है, जो गवर्नर का पद है वो हमने लिया है भारत शासन अधिनियम से। और न्यायपालिका, ठीक है, देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, अभी मैं आपको हर जगह बताती चलूंगी। न्यायपालिका तो हमने ली है भारत शासन अधिनियम से, और जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो हमने ली है अमेरिका से, तो वो भी इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लोक सेवा आयोग, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो कहाँ से लिया है हमने, उसका जो स्वरूप है, उसका जो प्रारूप है, वो हमने लिया है 1935 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और आपातकाल उपबंध, ठीक है, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये भी हमने यहीं से लिए हैं। अब इस वाले टॉपिक में बहुत, इस वाले जो शब्द में कि आपातकाल उपबंध हमने कहाँ से लिए हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। उन्होंने पढ़ा होगा कि आपातकाल उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। और मैं अभी आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ। तो देखिए, आपातकाल जो उपबंध है, जो आपातकाल इमरजेंसी प्रोविजंस है, वो हमने लिए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। पर जब आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है या कुछ भी, तो जब जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, उनका जो हमारा सस्पेंशन होगा, जो उन्हें निलंबित किया जाएगा, वो वाला तरीका हमने जर्मनी से लिया है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपातकाल के समय जो मूल अधिकार है उनका जो स्थगन होता है, ये हमने लिया है जर्मनी से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। और ये आपको कैसे याद रखना है कि जर्मनी सुनते ही आपके दिमाग में सीधा हिटलर आना चाहिए, ठीक है।
और हिटलर से आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कैसे उसने यहूदियों के साथ में, लोगों के साथ में क्या क्या किया था, उनके सारे राइट्स से सब छीन लिए थे, उन्हें कैसे ट्रीट किया था। और तो इस प्रकार से आप अधिकारों का छीनने को हिटलर के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अब हमारा जो प्रशासनिक विवरण है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है, वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। एक बार इन चीजों को आप वापस से रिवाइज कर सकते हो। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, और देखिए मेरे साथ में बोलिएगा, न्यायपालिका। अब बोलिएगा नेक्स्ट क्या है, लोक सेवा आयोग, आपातकाल उपबंध, और तो लिए हैं भारत शासन अधिनियम से। और जो ये आपातकाल के दौरान जो हमारे मूल अधिकार हैं इनका स्थगन होगा, ये हमने लिया है जर्मनी से, ठीक है। ऐसे ही एक दो बार आप बोलेंगे, और अगर आप पहले लेक्चर्स देख चुके हैं तो आपको ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि सोवियत संघ, ठीक है, जो कि सोवियत संघ USSR है, उसका पूर्व के जो संविधान से क्या लिया गया है, क्योंकि ये सोवियत संघ का तो टूट चुका था 1991-90 के बाद आसपास, अर्ली 90s में, ठीक है। तो उससे हमने क्या क्या लिया है, जो उसका पहले संविधान था, तो देखिए उससे हमने लिया है मूल कर्तव्य, ठीक है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमारे संविधान में दी गई हैं, वो हमने ली है सोवियत संघ से। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि मूल कर्तव्य किस वाले आर्टिकल में हमारे संविधान में आते हैं और वो कितने हैं, और ठीक है, एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, ठीक है। और देखिए जो हमारी प्रस्तावना में, ठीक है, जो हमारा प्रियम्बल है, वो उसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये वाले न्याय के जो आदर्श हैं वो भी हमने लिए हैं सोवियत संघ के संविधान से। अब आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन कतई नहीं रखना है कि हमने प्रस्तावना में ये वाले जो तरीके हैं ये हमने लिए हैं, प्रस्तावना यहाँ से नहीं ली है हमने, प्रस्तावना हमने ली है अमेरिका से, ठीक है। तो आपको ये छोटे छोटे कंफ्यूजन नहीं रखने हैं, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें एक जगह पे लिखी हैं। और देखिए हमारे जो संविधान में जापान के संविधान से क्या लिया गया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आप हिंदी में यहाँ पे लिख सकते हो कि विधि द्वारा स्थापित जो न्याय है, ठीक है, वो हमने लिया है जापान से। अब आप इसे कैसे याद रखोगे, इसे कुछ भी ट्रिक करके याद रख सकते हो कि किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए पुलिस आती है, ठीक है, तो वो उसे कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप विधि के द्वारा स्थापित न्याय से नहीं आए हो मुझे लेने, ठीक है। तो पहले विधि को सीख के आओ, न्याय को सीख के आओ, जब मुझे लेने आना, ठीक है, जाओ। तो कुछ भी ऐसे करके जाओ से जापान, ठीक है, जाओ अभी नहीं आऊंगा। तो इस प्रकार से आप कुछ भी रिलेट करके इसे याद कर सकते हो। अब देखते हैं ब्रिटेन का संविधान। ये तो बहुत ही इजी है कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। बस यहाँ पे आपको क्या रखना है, संसद, ठीक है, संसदीय शासन आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी सारी चीजें उसी से रिलेट होके याद हो जाएंगी। तो संसदीय शासन जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक है, वो हमने ली है ब्रिटेन से। और इसके बाद में देखिए आपको संसदीय शासन जैसे ही आपको शब्द सुने तो आपके मन में ये नहीं आए कि लोकसभा और राज्यसभा ये संसदीय शासन है, ये तो संसद में दो सदन है, ठीक है। बट जो संसदीय शासन है, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, उसकी एक विशेषता है कि हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, वो जो कि वो उत्तरदायी होता है लेजिस्लेचर के लिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारे लेजिस्लेचर है, हमारे कानून बनाने का काम करती है विधायिका, और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करने का काम करती है, ठीक है, तो वो हमारी उत्तरदायी होती है विधायिका के लिए। ये वाली चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, पर ये रिवीजन लेक्चर है तो इसमें भी आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखिए अब इसका क्या है कि शासन, ठीक है, अब जो संसद में कानून बनेगा, ठीक है, विधायी प्रक्रिया, वो भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। अब संसद में एकल नागरिकता, जो संसद है यहाँ के लोगों को एक नागरिकता देती है। नागरिकता हमारे यहाँ पे कौन दे सकता है, किसके हाथ में हमारे यहाँ पे नागरिकता के कि कौन कानून बना सकता है, तो वो हमारी संसद बना सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप रिलेट करके एकल नागरिकता भी संसद में आ जाती है। अब संसद में होते हैं हमारे मंत्रिमंडल और मंत्री। तो मंत्रिमंडल प्रणाली भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। अब संसद है, संसद में लोग हैं, तो संसद में विशेष अधिकार होंगे लोगों के पास में, तो वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, वो भी हमने लिए हैं ब्रिटेन से, ठीक है। अब हमने यहाँ तक रिलेट कर ली सारी चीजें। अब जो संसद में दो सदनीय व्यवस्था है कि हमारी एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा, तो ये दो सदन हो जाते हैं, ऊपरी सदन और निम्न सदन, ठीक है। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से, क्योंकि यहाँ पे संसद के बारे में ही ज्यादा बात हो रही है। और एक आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो संसद में MP जो चुन के जाएंगे लोकसभा में,
तो वो एक हमारा तरीका होता है FPTF, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब है कि चुनाव में जो सर्वाधिक मत के आधार पर जो जीत की प्रक्रिया होती है वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने ब्रिटेन से लिए। इसका मतलब है पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। जिसके पास में इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट आ जाती है वो ही हमारे यहाँ पे विजयी घोषित हो जाता है। ये मैं लोकसभा और विधानसभा के जिनमें कि डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, जिनमें कि हम और आप लोग डायरेक्ट जाके वोट कर सकते हैं, मैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो आ गया होगा समझ। और अब आप इसमें एक याद करने की अलग से बचता है, विधि का शासन, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे भी कुछ भी करके याद रख सकते हैं कि विधायी प्रक्रिया भी हमारी संसद में होती है, तो विधि का शासन, ठीक है, वो भी हमारी संसद में होगा। इस प्रकार से आप कुछ भी करके इन चीज़ों को रिलेट करके याद रख सकते हो। अब चलते हैं कि हमने अमेरिका के संविधान से, जो USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां से हमने क्या लिया है, ठीक है। तो देखिए अब आपको माइंड में क्या याद रखना है, आपको रखना है मूल अधिकार, ठीक है, बस। अब इसी से सारी चीजें हम करेंगे रिलेट, ठीक है। तो मूल अधिकार है। अब मूल अधिकारों को तब सुरक्षित रखा जा सकता है तब कि वहां की न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो। तो हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहां से ले ली, अमेरिका से। और न्यायपालिका कहां से ली, अभी आपको बताया है, ये ली है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। ये आपको इन दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है, जो जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत है, ये भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है, ठीक है। इसमें हम न्यायपालिका को ज्यादा पावर बढ़ा रहे हैं। तो पावर बढ़ाना मतलब मूल अधिकारों का ज्यादा संरक्षण, कुछ भी ऐसे करके आप रिलेट करिएगा और याद रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है कि जब हमारी सरकार या कोई कानून बनाती है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो कोर्ट है, उसको देख सकती है कि यह कानून संवैधानिक है कि नहीं। अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर सकती है, मतलब कि उसे खाली और बेकार और असंवैधानिक बता सकती है, ठीक है। तो उसी वाली प्रक्रिया को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। और ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ कि कौन से आर्टिकल में ये आएगा, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे जो हमारे उच्चतम न्यायालय, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों को उनके पद से जो हटाया जाएगा, वो कहाँ से लिया गया है, हमारे यहाँ पे वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और देखिए जो प्रस्तावना है, जो हमारे संविधान के आगे एकदम लगी हुई है, जो कि संविधान की भावना है। संविधान मतलब एक आप प्रस्तावना को पढ़ के, एक पेज को पढ़ के हर कोई व्यक्ति ये समझ सकता है कि ये जो संविधान है, इतना बड़ा संविधान है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसके अंदर क्या है वो व्यक्ति इसमें आराम से बता सकता है, समझ सकता है भावना को, ठीक है। तो आ गया होगा आपको यहाँ तक समझ। अब जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उन पे जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर चलता है कि उनको उनके पद से कैसे हटाया जाएगा, ये वाला तरीका भी हमने कहाँ से लिया है, ये तरीका लिया है हमने अमेरिका से, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका पद है, ठीक है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है अमेरिका से। तो ये चीज़ें आप हल्का सा रिलेट करिएगा और याद करिएगा। देखिए अब मतलब कुछ लोग आप भी कहोगे कि ट्रिक बना देती मैं, देखिए ट्रिक बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप मेरी पहली वाली वीडियोस जाके देखोगे, मैंने आपको जो अनुसूचियां हैं, ठीक है, और आपको क्या कहते हैं स्केड्यूल्स हैं, वो मैंने आपको सब मैंने, और जो संविधान के भाग और पार्ट है, मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक बना के याद कराया है। तो इनकी भी ट्रिक बन जाती, बट बिना फालतू में ट्रिक को भी याद करने के लिए ट्रिक ही पड़ती, इतनी सारी ट्रिक बना के भी क्या करना, ठीक है। तो ये चीज़ें आसानी से जब रिलेट हो सकती हैं। अब हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है, ठीक है, हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है DPSP, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो कि ये बताते हैं कि राज्य को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, स्टेट को हमारे गरीब लोगों के लिए ये करना चाहिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। तो ये सब हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। और जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, ठीक है, कि राष्ट्रपति जो कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से। तो ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। और जो राष्ट्रपति ही जो राज्यसभा के लिए जो नामांकन करते हैं 12 सदस्यों का, ठीक है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो देखिएगा राष्ट्रपति को पद से हटाना, महाभियोग तो हमने लिया है अमेरिका से, और जो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, ठीक है। और वही राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेंगे, तो वो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। तो अब चलते हैं हम
आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमने कनाडा के संविधान से क्या लिया है। तो देखिए, आपको कनाडा के संविधान से ये आपका जो कै है, ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसे याद रख सकते हैं, कै कनाडा, तो कनाडा कै से आपको बनाना है केंद्र, ठीक है। तो अब चलते हैं और इसको केंद्र के साथ में रिलेट करते हैं। तो जो सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग हमारा जो सेंटर है और उसके साथ में जो फेडरेशन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो ये व्यवस्था है, ये हमने कहाँ से ली है, ये हमने ली है संविधान कनाडा से, ठीक है। अभी ये देखिए, आप कैसे रिलेट करोगे कि जो हमारे केंद्र में जो राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, केंद्र में राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है केंद्र के द्वारा, जो राज्य में जो राज्यपाल होते हैं हमारे, वो केंद्र के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है कि हम मतलब संघीय सरकार भी हम रख रहे हैं, ठीक है, और जो हम केंद्र में भी पावर दे रहे हैं, ठीक है, राज्यपाल को नियुक्त करके। तो इन वाली दोनों चीज़ों को आप रिलेट करके एक साथ में याद रखोगे कि सशक्त केंद्र हो गया, वो कैसे होता है, वो राज्यपाल को केंद्र जब नियुक्त करते हैं वो इससे होता है। तो इस प्रकार से चीज़ें आप रिलेट करके याद रखिएगा। और देखिए, यहाँ पे ये भी आप जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो बची हुई शक्तियाँ हैं, रेसिडुअरी पावर्स है, वो हमारी केंद्र में होती हैं, तो वो भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक है। और इसके बाद में जो उच्चतम न्यायालय की जो परामर्शी न्याय निर्णय है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी जूरिसडिक्शन है, वो भी हमने कहाँ से ली है, कनाडा के संविधान से ली है। अब आपको ये बताना है ये किस आर्टिकल में आती है, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं बता चुकी हूँ आपको। अब नेक्स्ट है आपका कि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ली है एक तो कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जो 3 लिस्ट हम आज पढ़ने वाले हैं, तो जो उनमें कॉन्करेंट लिस्ट है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, ठीक है, कि आप व्यापार भी कर सकते हो, आप कोई वाणिज्य या कुछ भी करना चाहो, उसकी आपके लिए स्वतंत्रता है, वो हमने कहाँ से ली है, वो भी हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। और जो संसद के दोनों सदनों की बैठक, संयुक्त बैठक बैठती है, ठीक है, वो बैठती है, आर्टिकल बताइएगा किस में बैठती है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, वो बैठती है आर्टिकल 108 के तहत। वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। देखिए, मैंने आपको 4 श्रेणी के बिल बताए थे कि एक तो हमारा होता है साधारण बिल, ठीक है, एक होता है हमारा मनी बिल, एक फाइनेंस बिल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इस साधारण बिल वाले में जॉइंट सिटिंग, जो संयुक्त बैठक है, उसका प्रावधान है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा एक साथ आके इस बिल पे विचार कर सकते हैं अगर इनके बीच में मतभेद होता है। जॉइंट सिटिंग कौन बुलाते हैं, जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट, बस उसकी अध्यक्षता हमारे करते हैं जो लोकसभा के हमारे अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा मनी बिल। मनी बिल वाले केस में कोई जॉइंट सिटिंग, कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, क्योंकि मनी बिल में ज़्यादा पावर होती है हमारी, किसके पास में, लोकसभा के पास में, ठीक है। तो अब लोकसभा के पास में ज़्यादा पावर है, तो राज्यसभा को साथ में बिठा के करना भी क्या। और नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंस बिल, ठीक है, इस वाले केस में हम जॉइंट सिटिंग बिठा सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम के केस में भी किसी भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। और अब ये चारों चीज़ें क्या है, आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके ये लेक्चर देखिएगा और वहाँ पे ये अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये दोनों आप देखिए कैसे रिलेट कर सकते हो। समवर्ती सूची में क्या है कि केंद्र और सरकार दोनों हमारे कानून बना सकती हैं, ठीक है। तो आप जॉइंट सिटिंग को, संयुक्त बैठक को कैसे रिलेट करोगे कि इसमें भी केंद्र और सरकार दोनों एक साथ बैठती है। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। और जो हमारा फ्रांस का संविधान है, ठीक है, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, फ्रांस के संविधान से हमने लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समता और बंधुत्वता के जो आदर्श हैं, ठीक है, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो आदर्श हैं ये हमने लिए हैं फ्रांस के संविधान से। अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत बोली जाती थी और इन्हीं के लिए फ्रांस की क्रांति भी जानी जाती है, जो कि समता, बंधुत्वता, इनके आदर्श के लिए वो जानी जाती है। तो आप इस प्रकार से इस चीज़ को वहाँ पे रिलेट करके याद रखोगे। और हमने, ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो हमारे यहाँ पे जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, ठीक है, वो किस में दिया गया है, वो आर्टिकल 368 में दिया गया है। और वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है हम अपने दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और एक और आपको यहाँ पे याद रखना है, जो राज्यसभा में जो निर्वाचन है, ठीक है,
वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। देखिए निर्वाचन का मतलब है वोट डाल के किसी को चुनना, और अभी मैंने आपको बताया है कि जो राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो हमने कहाँ से लिया है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और वीडियो में अभी कुछ 5-7 मिनट पहले ही आपको मैंने बताया होगा, ठीक है, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हमारा ये सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और मेन क्वेश्चन आपके यूपीएसआई या आपके कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो सबसे अब नेक्स्ट है हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो 3 सूचियाँ हैं, ठीक है, जो कि हमारे संविधान के हमारे आती हैं, ये संविधान के 7वें स्केड्यूल में 7th स्केड्यूल में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों का वर्णन है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये संघ सूची क्या है, जिसे हम सेंट्रल लिस्ट भी कहेंगे, ठीक है, और इसे स्टेट लिस्ट और इसे कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें संघ सूची में क्या है कि केंद्र कानून बना सकते हैं, और राज्य सूची में क्या है कि यहाँ पे हमारे जो राज्य हैं वो कानून बना सकते हैं सामान्य तौर पर कुछ विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, विशेष परिस्थितियां हो जाती हैं, या तो आपातकाल लग गया हो, या राज्यसभा ने एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास कर दिया हो और केंद्र को ताकत और परमिशन दे दी हो कि आप इस सब्जेक्ट पे राज्य के लिए कानून बनाइएगा। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये कौन से आर्टिकल में जो राज्यसभा है ये पावर देती है केंद्र को, ठीक है। और आती है हमारी नेक्स्ट समवर्ती सूची। इस समवर्ती सूची में क्या है कि यहाँ पे हमारे केंद्र और राज्य, ठीक है, दोनों कानून बना सकते हैं, बट अब इन दोनों में भी आपको मतभेद वाला केस दिख सकता है कि केंद्र और राज्य में भी लड़ाई हो जाए, तो इसमें जो केंद्र हमारा जो कानून बना देगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। तो समवर्ती सूची में भी ज्यादा पावर किसके पास में है, केंद्र के पास में है, ठीक है। और ये हमारे जो सूचियों पावर का बंटवारा है केंद्र में और राज्य में, ये किस वाले हमारे उसमें मिलेगा, अनुसूची में मिलेगा, बताइएगा मेरे साथ में, 7वीं अनुसूची में। बाकी अगर आपको पूरी की पूरी 12 अनुसूचियां पढ़नी है विद ट्रिक्स, तो आपको वीडियो लेक्चर जाके आप प्लेलिस्ट में देख के रिवाइज कर सकते हैं, तो ठीक है। और हाँ, हम ये और देख लेते हैं कि संघ सूची में कितने विषय आते हैं, ठीक है। तो देखिए जब ओरिजिनल था, ओरिजिनल मूल रूप से इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे, और अब जो वर्तमान में है इसमें 100 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और जो हमारी राज्य सूची है इसमें 66 सब्जेक्ट थे, पर जो हमारे वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में हमारे इसमें आते हैं 61 सब्जेक्ट्स। और समवर्ती सूची में पहले 47 सब्जेक्ट्स थे, अब वर्तमान में आते हैं इसमें 52 सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं। तो देखिए इतने सारे स्क्रीन पे देख के घबराने की बात नहीं है, बस इनमें से जो 4-5 हैं जो मेन ज़्यादा पूछे जाने के जिनके चांसेस रहते हैं और जिनमें आपको कन्फ्यूजन रह सकता है, बस आपको 4-5 वो ही याद रखने हैं। बाकी तो भाई आप इतने समझदार हो कि कॉमन सेंस से इनको कर सकते हो। अब देखेंगे कि कैसे कॉमन सेंस हम लगाएंगे। तो अब संघ सूची में देखते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला आता है भारत की रक्षा, ठीक है, ये सुरक्षा मतलब भारत की रक्षा हो गया यहाँ पे। तो अब देखिए, अब आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि जो हमारी नौसेना, ठीक है, और जो हमारी आर्मी है, सेना और वायुसेना, ये भी हमारी भारत की रक्षा से ही संबंधित हैं, तो ये हमारी आ जाएंगी केंद्र के अंदर, ठीक है। और हमारी जो रेलवे है वो भी हमारी आ जाएगी किसके अंदर, संघ के अंदर आ जाएगी। और देखिए आपको यहाँ पे मतलब ये देखिए इतनी सारी चीजें एक साथ, आप 100 सब्जेक्ट इसमें कैसे याद रखोगे। बाकी आपको कॉमन सेंस लगाना है। अगर परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड भी कोई काम है तो वो कहाँ पे आएगा बताइएगा आप, केंद्र में ही, संघ में ही आएगा, ठीक है। और हमारा आप कुछ विदेशी कार्य, ठीक है, विदेशी कार्य तो आप सीएम तो करते नहीं है राज्य के जाके, वो प्रधानमंत्री करते हैं और राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, तो वो भी आपके कॉमन सेंस से कहाँ पे आएगा, संघ के अंदर। बैंकिंग, ठीक है, हमारी जो बैंकिंग है, जन के जो सेंसस होती है वो भी हमारी केंद्र के अंदर ही आती है। जो विदेशी कार्य, आरबीआई और सीबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी हमारी केंद्र के अंदर ही आएंगी। और देखिए अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये याद रखना है, डाक बचत बैंक, ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, ये हमारे केंद्र के अंदर आते हैं। तो ये जो 1-2 चीजें आपको जो कंफ्यूज कर सकती है, उन्हीं को आपको नोट्स में लिख के उन्हीं को आपको याद रखना है, ठीक है। और अफीम, ठीक है, और परमाणु ऊर्जा, ये हमारी आती हैं केंद्र संघ के अंदर। और देखिएगा यहीं पे आपको ये जो पानी है, ठीक है, जो वाटर है, ये तो हमारा राज्य सूची में आएगा, पर जो इंटर स्टेट रिवर्स है, जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में जो नदियां जाती हैं, वो किसके अंदर आएंगी, वो आएंगी केंद्र के अंदर, क्योंकि इनसे
जुड़े हुए विवाद होते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे आपको फिर से कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे क्या होता है कि इंटर स्टेट्स रिवर, अब एक राज्य से दूसरे राज्य में रिवर जा रही है, ठीक है, तो वहां पे तो दोनों राज्य लड़ पड़ेंगे, तो इसलिए दोनों राज्य लड़ पड़ेंगे, वो ना लड़ते हैं। अभी भी आपने देखे होंगे बहुत सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं, फिर भी उनके ये किसके अंदर आते हैं, ये आती है हमारी केंद्र के अंदर। और पानी में आप तालाब, नदी, ठीक है, जो उसी राज्य में रहते हैं आप उनको यहाँ पे गिन सकते हो, तो पानी में आता है वो सब। और आपका देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग भी आपके संघ में ही आ जाएंगे। बाकी ये सारी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। और अगर आपके देखिए प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्में को मंजूरी देनी होती है तो वो भी आपके यहीं पे आते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको मैं ये पूरी की पूरी जो 100 हैं, इसमें जो 100 लिस्ट है कि कितने 100 आर्टिकल इसके अंदर हैं और जो 100 सब्जेक्ट हैं और 61 इसके अंदर हैं और 52 इसके अंदर हैं, तो इन सब की आपको पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए तो मैं बुक से फ़ोटो लेके आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना सारा पढ़ने की, ठीक है। उसमें जो मेन क्वेश्चन है वो इन्हीं से आते हैं। और अब राज्य के अंदर देख लेते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है कृषि, ठीक है, जो एग्रीकल्चर है वो हमारी राज्य के अंदर है, ठीक है, ये पता, ये ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब कृषि राज्य के अंदर है तो उस पर सिंचाई करने की जिम्मेदारी भी राज्य के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब पानी नहीं लगेगा खेत में तो क्या कृषि होगी, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। और भू राजस्व, ठीक है, जो जमीन से राजस्व आएगा वो भी हमारा राज्य के अंदर आ जाता है। और देखिए लोक स्वास्थ्य, जो लोगों की पब्लिक हेल्थ है वो हमारी कहाँ पे आएगी, वो हमारी राज्य के अंदर आएगी। और जो मत्स्यन, जो फिशरीज है, ठीक है, जो मछली पालन है वो भी हमारा राज्य के अंदर आता है। और जो पुलिस, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, लोक व्यवस्था, ये हमारी राज्य के अंदर आती है। ये आपने बहुत देखे होंगे, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, बहुत पता होगा ये तो आपको। और जो टोल है वो भी हमारा राज्य के अंदर आता है। और जो स्थानीय शासन, ठीक है, वो राज्य के अंदर। और जो बाजार और मेले वो भी हमारे राज्य के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ें आप एक बार देख सकते हो और इन्हें आप याद रख सकते हो। और इनमें देखिए राज्य के अंदर और क्या आता है एक बार और मैं बताऊं, जो हमारे मादक लिकर, जो इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर जो होती हैं, एल्कोहल, ठीक है, वो सब भी हमारी किसके अंदर आती हैं, वो हमारी आती हैं राज्य के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से, और कृषि, पशुधन, ठीक है, ये सब भी हमारे, जैसे पशुधन का परीक्षण, ठीक है, और जीव जंतुओं का रोगों का निवारण, ये सारी चीज़ें हमारी राज्य के अंदर आती हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं कि समवर्ती सूची, ठीक है, इसी के देखिए कुछ अलग अलग ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं जो हाईलाइटेड, इन्हीं को कंफ्यूज करके आपको राज्य या संघ में पूछा जा सकता है। इसीलिए आप समवर्ती सूची के भी सब्जेक्ट अच्छे से याद रखते हो जो इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई क्वेश्चन तो भी गलत नहीं करोगे। तो जो शिक्षा है, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया ना, ग्रीन कलर से दिख रहा है, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शिक्षा, और जो हमारे मजदूर संगठन है, और ये आते हैं हमारे समवर्ती सूची में। वन, ठीक है, वन भी हमारा समवर्ती सूची में, जो फॉरेस्ट है ये हमारा समवर्ती सूची में आएगा। और जो पशुओं के प्रति क्रूरता, और देखिए वन्य जीव जंतुओं, पक्षियों का संरक्षण, ठीक है, वो भी जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ये सब हमारा किसके अंदर आएगा, समवर्ती सूची के अंदर। और जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी समवर्ती सूची के अंदर आएगा। और यही आपको जो पॉइंट है जो याद रखने वाले ये ही है। और जो कीमत नियंत्रण, ठीक है, वो हमारी केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है। और देखिए अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप एसआई का एग्जाम कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि दंड विधि, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारे सभी विषय जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं वो हमारे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। दंड प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जहाँ पे दंड प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, वो भी हमारे जो दंड प्रक्रिया होगी वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। और देखिए बंदियों को, जो अभियुक्त व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना या हटाया जाना, ये बंदी भी आप एक तरह से याद रख सकते हो, ये हमारे आते हैं कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। और इसके बाद में विवाह से रिलेटेड भी जो भी मामले आएंगे, विवाह आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैरिज से रिलेटेड जो भी मामले आएंगे वो हमारे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। और पागलपन से रिलेटेड जो भी हमारे मामले आएंगे वो भी हमारे इसी में आएंगे। और आपको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट और लिखना है, जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से रिलेटेड काम आते हैं
वो भी हमारे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे जनसंख्या जो कराते हैं, जो सेंसस होती है, वो तो हमारी केंद्र का पार्ट है, जो संघ सूची है, सेंट्रल लिस्ट है, उसका पार्ट है। पर जो जनसंख्या नियंत्रण से रिलेटेड जो कानून आएंगे वो हमारे आते हैं, परिवार नियोजन, वो हमारे इसमें ही आएंगे, कंकरेंट लिस्ट में आएंगे। ठीक है, तो अब आपको एक बार ये हल्की सी चीज़ें रिवाइज कर लेनी है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे नहीं है आप कॉमन सेंस से वो कर सकते हो। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, हमारी 45वीं वीडियो, आपने 45 वीडियो मतलब पहले 44 वीडियो इतने पेशेंस के साथ में देखी हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, और आप भी खुद को धन्यवाद दे सकते हो कि भाई आप इतना पढ़ रहे हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, दूसरे को ही धन्यवाद, दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, और अपने जो स्मॉल एफर्ट्स जो लगाते हैं हम अपने लेवल पे, कभी उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आप उनको पहचानिएगा और खुद को धन्यवाद दीजिएगा, देखिएगा आपको एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा फिर पढ़ने का, कि आप पढ़ेंगे। और देखिए आपको कितनी बार मैं धन्यवाद दूं मैं कह नहीं सकती। अब देखिए मैं अभी फर्स्ट वीडियो देख रही थी, फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो मेरी पहली आई थी उस पर मैंने कमेंट्स देखे, पहली और दूसरी वीडियो पे, तो क्या है कि आप लोग कमेंट कर रहे हो कि मैं सेकंड टाइम रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत खुशी मिलती है आपको ये कमेंट देख के कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और जो पहली वीडियो है वो तो उस पर तो अप्रॉक्स 58,000 के करीब व्यूज़ भी होने वाले हैं। और देखिएगा मतलब मैंने तो सामने से आके भी नहीं पढ़ाया आपको, ऐसे ही पेन टैप पे पढ़ाया, फिर भी आप इतना पसंद कर रहे हो, और उस पर 4,000 से ज़्यादा लाइक होने वाले हैं। ठीक है, और 550-540 के करीब उस पर कॉमेंट्स हैं। तो ये क्या है कि आपको वीडियो पसंद आई, और मैंने कोशिश करी कि आपने जो पहली दूसरी वीडियो में मेरे को विश्वास करा था, और मैं ये लास्ट वीडियो तक वही लेवल लेके चलूँ, वही आपका विश्वास लेके चलूँ, मैंने कोशिश करी है, मैंने अपनी तरफ से आपके लिए वीडियो बनाई है। अब ये मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया, अगर आपको एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएंगी तभी ये कुछ चीज़ें काम की होंगी। ठीक है, और मेरे को पूरी उम्मीद है आपको एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएंगी। और देखिए सबसे ज़्यादा खुशी एक बात की मिली कि जो फर्स्ट वीडियो थी तो उस पर एक कमेंट था, मतलब उनको फर्स्ट वीडियो इतनी पसंद नहीं आई थी, और वो पढ़ाने के तरीके के साथ में इतना एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। बट वही मतलब मैं उनका बता रही हूँ, उन्हीं का मैंने नाम देखा है। फिर उसके बाद में जितनी भी 45 वीडियो आ चुकी हैं, मतलब 44 आ चुकी हैं, ये 45वीं है, उनका सारी की सारी 44 वीडियो के नीचे ही कमेंट होता है, और वो वीडियो की तारीफ भी करते हैं और सारे आंसर्स भी देते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि जिनको पहली और दूसरी वीडियो में कुछ दिक्कत लगी थी, बट वो अब उन्हें बाद की सारी वीडियो और उन्हें पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, तो इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। और धन्यवाद थोड़ा ज़्यादा बोल लिया हो तो उसके लिए सॉरी, बट जब अब लास्ट वीडियो आने को है तो थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं कि भाई इतनी हमने वीडियो बनाई है। तो धन्यवाद वापस से, और अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, और हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।